आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग लीनियर और साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर्स की बात करेंगे। स्टार्ट में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर किसी भी मोनोसेक्राइड का या किसी भी शुगर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसे आप यहाँ पे राइट देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे कि आपके पास ये जो बॉल और स्टिक मॉडल दिखाया गया है, दिस इज एक्चुअली द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और हमने फिशर प्रोजेक्शन में ये बात की थी कि देयर आर 2 डिफरेंट रूल्स जिनको अप्लाई करने के बाद हम किसी 3D स्ट्रक्चर को जो है वो 1D स्ट्रक्चर के अंदर कंफर्म कर सकते हैं, या फिर हम जो है इस बॉल एंड स्टिक मॉडल को पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। और वो कौन कौन से रूल्स थे कि अगर आपके पास यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पेपर के ऊपर लिखना है तो वो सारे के सारे बॉन्ड्स जो कि प्लेन ऑफ पेपर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बॉन्ड्स आप हॉरिजॉन्टल साइड पे लिखोगे और वो सारे बॉन्ड जो कि आपके प्लेन ऑफ पेपर के बिहाइंड है उनको आप वर्टिकल पोजीशन असाइन कर दोगे। सो इन रूल्स को माइंड में रखते हुए हम ग्लूकोज का ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वी ऑल नो कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट कार्बन एटम है इसके ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर ग्रुप्स जो हैं इनकी ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन जो थर्ड पोजीशन है इस पे आके ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अगर आप इस लीनियर स्ट्रक्चर को या इस फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कौन से रूल्स होंगे जिनको आपने माइंड में रखना है, और एक्चुअली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किन ग्रुप्स के दरमियान में होगा ये हम आज के लेक्चर में पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ शुगर। और अगर आपका ये लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो इन न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के थ्रू अपने लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। सो बॉडी के अंदर जब आप ग्लूकोज का इंटेक करते हो तो सम ऑफ द ग्लूकोज विल बी इन लीनियर फॉर्म, कुछ ग्लूकोज इन रिएक्शंस के बाद साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होगा किस तरह और कैसे ये ग्लूकोज जो है ये लीनियर से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ इन 2 ग्रुप्स को हाईलाइट किया था कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक्चुअली दीज आर द 2 रिएक्टिव ग्रुप्स। एक आपके पास कार्बन नंबर 1 है और दूसरी तरफ आपका जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 के साथ है। सो केमिकल रिएक्शंस में इन 2 ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट करना है। अब रिएक्शन होगा किस तरह, अगर इसको मैं थोड़ा सा जो है लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आपको बता दूं तो आप लोग जब भी किसी लीनियर शुगर को साइक्लिक फॉर्म में लिखना शुरू करते हो तो पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक रिंग ड्रॉ करनी है। ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो ग्लूकोज है ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसको आप पायरानोज कहते हैं, ठीक है। पायरानोज वो रिंग्स हैं जिसमें टोटल कितने एटम्स होते हैं रिंग के अंदर, 6, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो उसके साथ एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, लेकिन उस रिंग की जो ओरिएंटेशन होगी वो इस तरह की होगी कि उसमें कितने कॉर्नर्स आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो ग्लूकोज की रिंग इस तरह की बनेगी। फ्रुक्टोज के केस में आप जाकर ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रुक्टोज एक्चुअली 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है और इस 5 मेंबर्ड रिंग को हम फ्यूरानोज कहते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो वो इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5। सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही हेक्सोसिस हैं, दोनों में ही आपके पास है वो 6 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से इनकी जो साइक्लाइजेशन है या इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये बनता किस तरह से, अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज अपने लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है। ओके, अब इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं इस लीनियर स्ट्रक्चर को इस
रिंग के अकॉर्डिंग लिखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे रिंग ड्रॉ की थी ना, उसको मैं इस तरह से डॉटेड फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसी प्लेन के ऊपर इस लीनियर स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर। कार्बन नंबर 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। ग्लूकोज की जो पायरानोज रिंग है उसको मैंने कहा कि इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 5 कॉर्नर्स के ऊपर कार्बन एटम होती है और 6 कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन आती है, इसलिए ये कॉर्नर अभी मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया। बाकी कॉर्नर्स के ऊपर मैंने कार्बन एटम्स असाइन कर दिए। और ये कौन कौन से कार्बन एटम्स हैं? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि इस कार्बन स्केलेटन को ड्रॉ करने के बाद हमने ग्रुप्स को किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से कार्बन स्केलेटन ड्रॉ किया और इस कार्बन स्केलेटन को ड्रॉ करने के बाद अब आपने इन ग्रुप्स को असाइन करना है। वो सारे के सारे ग्रुप्स जो कि इस टाइम पे राइट साइड पे हैं, इनको आप डाउनवर्ड लिखोगे। दे विल प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे मैं कार्बन नंबर 1 के ऊपर इस चीज को अप्लाई करती हूँ तो कार्बन नंबर 1 का हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कार्बन नंबर 2 OH, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। मैंने आप लोगों से ये चीज पहले कही है कि जो ग्लूकोज है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में पायरानोज रिंग बनाती है और उस रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हमने अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पहले मैंने इस प्लेन के ऊपर, इस डॉटेड प्लेन के ऊपर कार्बन्स को एडजस्ट किया। और मुझे ये पता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो 6 कॉर्नर्स हैं इस रिंग के, उन 6 कॉर्नर्स में से 5 कॉर्नर्स के ऊपर कार्बन अटैच होती है और जो 6 कार्बन पोजीशन है यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होती है। तो ऑक्सीजन की जगह को मैंने अभी यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा है और बाकी जो कॉर्नर्स है वहां पे मैंने कार्बन एटम्स असाइन कर दिए हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 कार्बन एटम अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसको मैं बताती हूँ किस तरह से हमने लेके आना। उसके बाद क्या किया है कि अब कार्बन तो मैंने रख दिए, लेकिन कार्बन हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, अकेले नहीं है, बल्कि हम कार्बन एटम्स के साथ मल्टीपल पोजीशन पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच। तो अगर हमने इस लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो हमें इन ग्रुप्स की पोजीशन भी तो स्पेसिफाई करनी है ना। तो वो सारे के सारे ग्रुप्स जो कि फिशर प्रोजेक्शन में या लीनियर स्ट्रक्चर में हम राइट साइड में लिखते हैं, हम हेवर्ट प्रोजेक्शन या साइक्लिक स्ट्रक्चर में उन ग्रुप्स को कहां पे लिखते हैं? डाउनवर्ड पोजीशन पे। और बाकी जो ग्रुप्स आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, हमको आप कहां पे लिखोगे? अपवर्ड पोजीशन पे। तो अब हम लेफ्ट साइड वाले जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड। ये आप लोग अगर साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इज इट क्लियर कि मैंने यहाँ पे ग्रुप्स को डाउनवर्ड क्यों लिखा है और अपवर्ड क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ रूल और उस रूल के अकॉर्डिंग जितने ग्रुप्स हमारे यहाँ पे राइट साइड पे हैं वो डाउनवर्ड पोजीशन पे होंगे और जितने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमको कहाँ पे ले जाएंगे? अपवर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है ना, जो रिंग हम स्टार्ट करते हैं ना, वो हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन से करते हैं। जैसे कि अभी ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे है, तो रिंग आपकी कार्बन 1 से स्टार्ट होगी। जब मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगी तो उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, तो तब आपकी कार्बन नंबर 1 रिंग पे नहीं आएगी, बल्कि रिंग की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कार्बन नंबर 2 होगा। दिस इज द रीजन कि ग्लूकोज जो फ्रुक्टोज से बनने वाली रिंग है उसमें 5 कार्बन की बजाय 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी रिंग का डिफरेंस है, बिकॉज वहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है तो एक कार्बन एटम जो है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप लोग अगर देखें तो मेरे पास ये जो 5th कार्बन है इसके साथ जो एक ग्रुप अटैच था वो अभी तक मैंने कहीं नहीं लिखा। कार्बन नंबर 1 के भी दोनों ग्रुप्स हो गए, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 के साथ ये जो कार्बन नंबर 6 अटैच है इसको अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे एट दिस पोजीशन
CH2OH, और ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी लीनियर स्ट्रक्चर है। इसको मैंने यहाँ पे सेट तो कर लिया इस प्लेन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी भी इसके दोनों एंड्स जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस प्लेन के ऊपर आपने इसको सेट कैसे करना है। अब हम ये चीज ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन किन ग्रुप्स के दरमियान होगा, और ये चीज हमने ऑब्जर्व की थी कि हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है, the carbon atom bearing the carbonyl functional group, the first carbon atom of glucose as well as the fifth carbon atom of glucose, these are the reactive आप कह लें कार्बन एटम्स जिनके पास जो ग्रुप्स हैं वो आपस में रिएक्ट करें। तो अब अगर आप केमिकल रिएक्शन देखें तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होना किन किन ग्रुप्स के दरमियान है। ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल कंडक्ट एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल, यहाँ पे भी अटैक होता है, इधर भी अटैक होता है, लेकिन इनसे जो बनने वाली रिंग्स हैं वो इतनी स्टेबल नहीं होती, इसलिए वो हम उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। वो बनती हैं और साथ ही ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन ये वाली रिंग चूंकि ज्यादा स्टेबल होती है इसलिए हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये रिंग मिल जाती है। हम इसको कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल रिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। सो अब हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड किस तरह से बनेगा। We all know कि बॉन्ड बनाने के लिए जो रिएक्टिंग एटम्स हैं उन्हें एक खास डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे को अप्रोच करना पड़ता है। यही वजह है कि एंजाइम के पास एक खास किस्म का एनवायरनमेंट है जहां पे आके अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगी तभी केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करती या सबस्ट्रेट एंजाइम से दूर है तो बिकॉज वो उस मिनिमम डिस्टेंस को अप्रोच नहीं कर सकते वो आगे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड भी नहीं करेगी। इसको हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद एफएससी में कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो दो रिएक्टिव एटम्स को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर रिएक्टिव एटम्स इस डिस्टेंस से दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ या बॉन्ड फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो वीक हो जाएंगे, और अगर ये इस डिस्टेंस पे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उनके दरमियान बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ पे जो दो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं, एक तरफ आपके पास दिस कार्बन एटम है और दूसरी तरफ आपके पास ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जिसमें से ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब मैंने इन रूल्स को अप्लाई करते हुए इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया तो दे आर बियॉन्ड द मिनिमम रेंज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो इतना फेवरेबल नहीं है। सो अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये क्या करते हैं, दे विल शो अ प्रोसेस ऑफ रोटेशन, यानी ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेफर करता है कि वो इस ग्रुप को डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन पे आ जाए, और ये तब आएगा जब ये वाला ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाए और जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पे चली जाएगी, डाउनवर्ड पोजीशन। दिस इज द C6 रोटेशन, यानी जो आपकी 6 कार्बन एटम है दिस वन इट विल रोटेट एंड इट विल प्रोवाइड द पोजीशन टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप। समझ आई इस बात की? यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज द स्लाइड कि आपके पास लीनियर या फिशर फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक डॉटेड प्लेन ड्रॉ करें और उस प्लेन के ऊपर कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4 एंड 5 को आप जो है वो रिप्रेजेंट करें। कार्बन 1 के जितने भी ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हैं, उनको आप डाउनवर्ड लिख दोगे। इसी तरह से कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 वो सारे ग्रुप्स जो कि लेफ्ट साइड पे हैं उनको आप अपवर्ड पोजीशन असाइन कर दो। अब एंड पे आके आपके ये जो कार्बन नंबर 5 है इस पे जो ग्रुप्स अटैच हैं इनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप ने इस पोजीशन के ऊपर आना है जहां पे CH2OH ग्रुप अटैच है, बिकॉज दिस इज द पोजीशन जहां पे आके ये इस कार्बन एटम के ऊपर ज्यादा एफिशिएंट न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करवा सकती है। सो इस पोजीशन पे लाने के लिए ये वाला जो C6 कार्बन एटम है इट विल रोटेट, ये हाइड्रोजन की पोजीशन पे चला जाएगा और डेफिनेटली हाइड्रोजन रोटेट होके हाइड्रोजन एटम की जगह पे आ जाएगा। सो
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं C6 रोटेशन। और इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे एक तो बॉन्ड बनेगा इन दो ग्रुप्स के दरमियान। अब मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, डिवाइड कर दूं। सो आफ्टर द C6 रोटेशन हमारे पास जो है हाइड्रोजन यहाँ पे आ रही है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे CH2OH ग्रुप। Now this nucleophile will attack on this electrophile और आपके पास जो है वो अल्टीमेटली इनके दरमियान बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी। अब बॉन्ड बनना किस तरह से है देखें। अभी जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकती है? 2। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर नहीं देखा, वो जो एक्स्ट्रा है वो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड्स और इसके अलावा इसमें लोन पेयर्स हैं जो कि समटाइम्स इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने में हेल्प करते हैं। सो इस ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से अगर आप कार्बन की वैलेंसी देखें तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है। लाइक यहाँ पे 2 बॉन्ड्स इसके ऑक्सीजन के साथ हैं, एक इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ है। तो अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना है और बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड के लिए पहले जगह भी तो होनी चाहिए। तो होगा क्या, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कंडक्ट करेगा, दिस कार्बन एटम विल ब्रेक 1 बॉन्ड विद ऑक्सीजन ताकि इसकी जगह बन सके जहां पे इसने जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड दिस हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एज प्रोटॉन। अब ऑक्सीजन में भी बॉन्ड पोटेंशियल आ गया, कार्बन में भी बॉन्ड पोटेंशियल आ गया, दे विल रिएक्ट एंड दे विल मेक अ बॉन्ड। लेकिन अभी भी अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो है लेकिन एक बॉन्ड अभी क्या है, ब्रेक है। तो इसको पूरा करने के लिए जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा इसको ये ऑक्सीजन ठीक कर देगी। तो आपके पास इस तरह से ये जो ग्लूकोज है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इज इट क्लियर? समझ आइए? ओके, सो पहले आपके पास फिशर प्रोजेक्शन है, लीनियर स्ट्रक्चर है, उसको हमने अगर हैवर्ट प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। मैं दोबारा से बता रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इसी प्रैक्टिस को करेंगे ऑन फ्रुक्टोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे बिकॉज वी ऑल नो कि ग्लूकोज जब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जाता है तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है एंड द नेम ऑफ दिस 6 मेंबर्ड रिंग इज पायरानोज। ठीक है, इस पायरानोज रिंग का अगर मैं यहाँ पे डॉटेड प्लेन ड्रॉ करती हूँ और मुझे ये चीज पता है कि इस रिंग में दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्यों है, बिकॉज इसमें एक जैसे एटम्स नहीं है रिंग में, एक ऑक्सीजन है और बाकी 5 कार्बन एटम्स है। अगर पूरी की पूरी रिंग के जो 6 कॉर्नर्स हैं वहां पे कार्बन एटम्स होते, एक जैसा कोई एटम होता तो हम उसे कहते हैं दिस इज होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है और बाकी 5 कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन। सो आपके पास जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो जो आपका फर्स्ट कार्बन है वो हमेशा वो वाला कार्बन होगा जिसपे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और इस केस में ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एटम है जिसपे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन। सो आप जो रिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे उसमें इस पोजीशन के ऊपर कौन सी कार्बन आएगी, कार्बन 1। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। वो पोजीशन ऑक्सीजन की है वो कैसे आएगी वो हम अभी देखते हैं। कार्बन एटम्स को असाइन करने के बाद जितने भी ग्रुप्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थे उनको हमने डाउनवर्ड पोजीशन असाइन करा दी और जितने ग्रुप्स हमारे पास जो है वो राइट साइड पे थे इन सब ग्रुप्स को हमने अपवर्ड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो एक ग्रुप बच गया है उसको हमने यहाँ CH2OH ये पोजीशन असाइन किया। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में तब कन्वर्ट होता है जब हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन है, अभी मैं इसे एनोमेरिक कार्बन नहीं कह रही, जो फंक्शनल ग्रुप बेरिंग कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है जिसपे आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका कार्बन सेंटर एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करे और जो आपकी ये वाली कार्बन है कार्बन नंबर 5, ठीक है, इसके साथ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दिस विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि जरूरी नहीं है कि अटैक कार्बन 5 के साथ ही हो, कार्बन 5 के साथ जो OH ग्रुप है
को ही अटैक करे, बाकी पोजीशंस के ऊपर भी जहां जहां हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये अटैक करते हैं, रिंग बनती है, लेकिन वो रिंग स्टेबल नहीं होती, वो फटाफट से ब्रेक हो जाती है। लेकिन इस केस में आपके पास जो रिंग बनती है ये रिंग ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से हम इसे बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑब्जर्व भी करते हैं। सो अब अगर हम रिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस देखें तो रिंग बनाने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करें, और अप्रोच करने के लिए इस पोजीशन पे आना है। ये तब इस पोजीशन पे आएगी जब आपकी जो कार्बन 6 है वो यहाँ से रोटेट करे, यहाँ पे जो पोजीशन बनेगी वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप आएगा, और जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन है वहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोजन। सो इस केस में आपके पास जब रोटेशन होगी तो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अपनी आइडियलाइज्ड पोजीशन को गेन करेगा। नाउ पोजीशन ठीक हो गई रोटेशन के बाद, अब जब अटैक होगा तो इस अटैक के बाद दिस बॉन्ड विल ब्रेक बाय द ऑक्सीजन एंड कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सो आपके पास जो अब नया बॉन्ड बनेगा वो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बन रहा है, और जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है बिकॉज यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, वो इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ OH ग्रुप। दैट्स व्हाई जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें ये जो ग्रुप है यहाँ पे कार्बन है फंक्शनल ग्रुप की नजर आता है, बल्कि यहाँ पे OH ग्रुप नजर आता है। ठीक है, सो अब हमारे पास ये पायरानोज रिंग बन रही है ना, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, अगर मैं यहाँ पे इन डॉट्स को कंप्लीट करूँ तो ये मेरे पास एक पायरानोज रिंग है जिसमें 6 मेंबर्स हैं। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, एंड दिस इज द कार्बन 6। ये आपके पास ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी जो हाइड्रोजन हमने मिली थी फॉर्म में वो OH के साथ अटैच होगी, तो फिर वो जो प्रोटॉन मास निकला वो फिर वो इधर साइड है, तो देखना हाइड्रोजन में प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम के अंदर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हम फ्रुक्टोज के ऊपर इस रूल को अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर दी एनोमेरिक कार्बन या एनोमर्स किसे कहते हैं। इससे पहले आपने एपिमर्स पढ़े हैं, इनेंशियोमर्स पढ़े हैं, डायस्टीरियोमर्स पढ़े हैं, अब हम आज देखेंगे एनोमर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आगे जो एनोमर्स वाला कांसेप्ट है उसको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लोगे। इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं ऑन दी मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, जो कि आपके ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है, लेकिन ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है। ठीक है, सो अगर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इन्हीं रूल्स को माइंड में रखते हैं ताकि आप लोगों की एक दफा दोबारा प्रैक्टिस हो जाए। जी बच्चों, इसको आप लोग ड्रॉ भी कर लें ताकि अगर कोई कंफ्यूजन या कोई पॉइंट इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के दौरान आपके माइंड में आता है तो वो क्लियर हो जाए। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्या चीज साइक्लिक ये थी साइक्लिक ग्रुप, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, और इस केस में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2। दिस इज द थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये मैं CH2OH क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज वी ऑल नो कि इस केस में हमारे पास कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं इसमें 2 तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ हाइड्रोक्साइल। ठीक है, सो इसको इस तरह लिखने की बजाय मैं इसको सिंपली लिख लेती हूँ CH2OH। ये आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ठीक है, अब अगर हमने इस फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखना है तो वी ऑल नो कि ग्लूकोज के केस में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, फ्रुक्टोज के केस में आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग क्यों बनेगी ये भी जब हम अगली से ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। सो कार्बन 1 एलिमिनेट हो जाएगी, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान रिएक्शन होगा। इस केस में ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग इसलिए बन रही थी बिकॉज वहां पे कार्बन नंबर 1 रिंग फॉर्मेशन में यूज हो रही थी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे था। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चूंकि कार्बन 2 पे इसलिए एक कार्बन एटम एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास फाइनल जो रिंग बनेगी उसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स होंगे। अब अगर हम इसका एक जो है वो हाइपोथेटिकल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आता है, दिस वन। ये ऑक्सीजन है,
दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 जो है वो अपवर्ड पोजीशन की। इज इट क्लियर? तो अब अगर हम इसी तरह से एक डॉटेड प्लेन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर कार्बन एटम्स को असाइन करते हैं, फिर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। दिस इज द कार्बन नंबर 2, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ये ऑक्सीजन की जगह, इसको मैं अभी नहीं लिख रही, इस प्लेन को हम अभी यहाँ से रब कर दें। ओके, कार्बन 2 को अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो कार्बन 2 के पास हमारे पास अभी जो है वो क्या चीज अटैच है, एक तरफ ये अटैच है विद दिस ऑक्सीजन, एक तरफ इसके पास ये वाला ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये लेफ्ट राइट तो नहीं है ना, ठीक है, तो आप इसको दोनों डायरेक्शंस में लिख सकते हैं, CH2OH। एक तरफ मैंने ये कार्बन नंबर 1 इस तरह से असाइन करा दिया, दिस वन, ठीक है, क्योंकि इसके हमने जो अब बॉन्ड्स यहाँ पे पूरे करने हैं, एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, ये वाला जो ग्रुप यहाँ पे हमने अगर बताया कि ये लेफ्ट साइड पे, इसको हम डाउनवर्ड पोजीशन पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन जो है इसको कार्बन नंबर 1 जो है वो ऑक्युपाई करेगा। सेकंड, आपके पास कार्बन 2 के साथ जो ग्रुप्स थे वो पूरे हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन नंबर 3 जो है, इस पे डाउनवर्ड पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन को रखना है और अपवर्ड पोजीशन पे किसको रखना है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप को। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास डाउनवर्ड पोजीशन पे OH होगा और अपवर्ड पोजीशन पे क्या होगा, H। कार्बन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास डाउनवर्ड पोजीशन पे क्या होगा, OH, अपवर्ड पोजीशन पे क्या होगा, H, और ये पोजीशन कौन सा ग्रुप ऑक्युपाई करेगा, CH2OH। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले कहा था कि अगर आपका ये वाला जो कार्बन एटम है, बिकॉज किस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर इस OH ग्रुप ने अटैक करना है, उसके लिए इसको इस पोजीशन पे आना, यानी जो वहां पे हमने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ C6 रोटेशन, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और इस रोटेशन के बाद आपका ये वाला जो OH ग्रुप है ये इस पोजीशन पे चला जाएगा, CH2OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और जो हाइड्रोजन एटम है वो डाउनवर्ड पोजीशन में। क्लियर हुआ? और अब आपके पास जब यहाँ पे अटैक होगा तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, और उसी तरह से अगर बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन एंड कार्बन दे विल बी लिंक्ड विद अ बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो इस तरह से आपने फ्रुक्टोज का भी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो बनना देख लिया। आगे आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन ये है कि बाय रूल किस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन को हैवर्ट प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक और चीज देखिएगा कि समटाइम्स जब हम सर्च करते हैं, किसी पेपर में पढ़ते हैं या बुक में देखते हैं, तो हमारे पास जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है उसमें ये जो टर्मिनल बॉन्ड है, अगर मैं ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ग्रुप सभी मैं नहीं लिख रही, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको समटाइम्स बहुत थिक करके दिखाया होता है, इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, जो बॉन्ड जो है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, हैवर्ट प्रोजेक्शन का एक रूल ये भी है कि जो बॉन्ड टुवर्ड्स द लीडर होते हैं उनको एज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या थिक करके जो है वो दिखाया जाता है, और जो बॉन्ड्स जो है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द लीडर्स होते हैं, लाइक ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स आपके पास कंपैरेटिवली थिक हैं, और जो अपर बॉन्ड्स हैं उनको थिन लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया। सो ये थिक और थिन लाइंस की बाय रूल जो है वो डाउनवर्ड जो आपके बॉन्ड्स होंगे, ये जो तीन बॉन्ड्स होंगे इन्हें थिक दिखाया गया होगा, और जो ऊपर वाले बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, थिन बॉन्ड्स। सो क्लियर हो गया कि हैवर्ट प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर के लिए है और दूसरी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन दोनों केसेस में आपके पास देयर आर स्पेसिफिक रूल्स जिनको आप फॉलो करते हुए ग्लूकोज को या तो फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो या फिर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स बाकी पोजीशंस के ऊपर अटैच है,
ये भी रिएक्ट करते हैं, ये भी रिंग्स बनाते हैं, लेकिन वो बनने वाली रिंग्स आपके पास बहुत माइनर क्वांटिटी में होती हैं, यानी वो बनती हैं और उसके बाद ही ब्रेक हो जाती है, बन रही होती है और ब्रेक हो रही होती है, ठीक है। सो वी हैव द सिस्टम्स जिनके थ्रू हम जो है वो या तो कार्बन एटम्स को लेबल करके जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि हम ये पता करा सकें कि किस पोजीशन के ऊपर अटैच कार्बन एटम जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। सो फ्रुक्टोज के केस में आपके पास दोनों जगह पे ये जो कार्बन नंबर 5 है ये ही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, लेकिन कार्बन 2 और कार्बन 1 की डिफरेंशिएशन से इस वजह से बिकॉज उनके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? बाकी थियोरेटिकली पॉसिबल है, बाकी स्ट्रक्चर्स में भी पॉसिबल है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हो सकता है उसका 60% इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, 30% इस फॉर्म में प्रेजेंट हो। सो दीज आर दी अबंडेंट फॉर्म्स। ये वो फॉर्म्स है जो कि ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स व्हाई हम अपनी स्टडी को सिर्फ इन ही स्ट्रक्चर्स तक कन्फाइन करेंगे जो लाइफ के अंदर रिपोर्टेड है। ओके, अब यहाँ पे एक तो हमने एनोमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हैवी एसिडल किसे कहते हैं, हैवी केटल किसे कहते हैं, ठीक है। जब आपका कोई अल्कोहल, जैसे आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस केस में आपका जो रिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये रिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस बेसिकली दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान रिएक्शन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। वन फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल और जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, कीटोन, ठीक है। सो रिजल्टिंग जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी इट विल बी हेमी केटल। The product formed by the reaction between alcohol and ketone, it will be hemi-kettle। और दूसरी तरफ अगर आप ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हो तो ग्लूकोज में आपके पास जो क्लोरियर का प्रोसेस है इट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, अल्कोहल, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं इट इज हेमी एसिड, ठीक है। अगर आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो द प्रोडक्ट विल बी हेमी एसिडल, और अगर आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी हेमी केटल। सो आप कह सकते हैं द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज हेमी केटल एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज हेमी एसिडल। एक और चीज है कि समटाइम्स आपके पास जो शुगर्स हैं उनके आप साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है समटाइम्स ये अपवर्ड लिखा जाता है और कुछ स्ट्रक्चर्स में इस ग्रुप को डाउनवर्ड भी लिखा जाता है, ये हम ग्लूकोज के केस में भी अप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी डी एंड एल एनेंटियोमर्स, ठीक है। तो इस चीज को लीनियर फॉर्म में तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लाइक अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ग्लूकोज के केस में आपके पास टोटल 4 कायरल कार्बन्स हैं तो आपने डी और एल फॉर्म को डिफरेंशिएट करना है तो आपने उस कायरल कार्बन को यूज करना है व्हिच इज फारथेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। लाइक ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, दीज आर दी 4 कार्बन एटम्स व्हिच आर कायरल सेंटर्स। और आपसे कहा जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, तो आप बाकी कार्बन एटम्स को नहीं छेड़ोगे, सिर्फ ये जो 5th कार्बन एटम है इसके अराउंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो स्ट्रक्चर विल बी डी ग्लूकोज और अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो स्ट्रक्चर विल बी एल ग्लूकोज। इट मींस कि लीनियर स्ट्रक्चर में तो हमारे पास एक रूल है कि हमने डी शुगर को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम दी एल शुगर, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एनोमर्स है, वो इनेंशियोमर्स नहीं है। डी एंड एल आर एक्चुअली इनेंशियोमर्स, एनोमर्स एक डिफरेंट चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास डी और एल फॉर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस 6th कार्बन को यूज करते हैं। There are some structures जिसमें आपके पास ये जो CH2OH ग्रुप है ये अपवर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोज के केस में इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे बी फॉर्म और अगर आपके पास ये डाउनवर्ड पोजीशन पे होगा तो दिस विल बी एल फॉर्म, ठीक है। सो इस तरह से आप डी और एल को साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन हम इस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उसने बॉन्ड बनाना है, उसकी पोजीशन को ही तो चेंज कराने के लिए यहाँ से CH2OH ग्रुप रोटेट हुआ था, C6 रोटेशन हुई थी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप इस OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज करोगे तो उसकी वजह से आपकी जो ये वाला जो प्रोसेस है जो रिंग क्लोरियर का फिनोमेना वो नहीं होगा। तो इस केस में आप इस ग्रुप को CH2OH ग्रुप को अपवर्ड या डाउनवर्ड रख के बताते हो कि दिस स्पेसिफिक एनेंटियोमर इज डी और एल। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि एनोमर्स क्या है।
एनोमेरिक कार्बन क्या है और एनोमर क्या होती है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से क्लियर कीजिएगा कि समटाइम्स बच्चों को एनोमर्स और एपीमर्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैं चाह रही थी नेक्स्ट ट्यूसडे को क्विज हो जाए ताकि आप लोग एक बार इन्हें डिफरेंशिएट कर सको। स्टीरियोआइसोमर्स क्या है, एनेंटियोमर्स क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है और एनोमर्स क्या है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से बायोकेमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। ठीक है, सो क्या चीज शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। बंद करवाना है तो आप करवा लो। ओके, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद प्रैक्टिस की थी कि हम ये बता सकते हैं कि इस ग्लूकोज में अगर 6 कार्बन एटम्स हैं तो कौन से कार्बन एटम्स कायरल कार्बन है। और हमने ये चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी कि कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 आर द 4 कार्बन एटम्स जो कि इस केस में कायरल कार्बन्स हैं। ठीक है, और अगर आप इस लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हो, लाइक मैं यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगी, एक में मैं रिंग को क्लोज करूंगी और एक में रिंग जो है वो ओपन होगी और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये लीनियर क्यों है? बिकॉज इसमें अभी रिएक्शन नहीं हुआ और रिंग क्लोज नहीं हुई, एंड दिस वन इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर हम कायरल कार्बन्स को आइडेंटिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कार्बन 1 इज ए कायरल, बिकॉज यहाँ पे कार्बन जो है वो दो बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक ही ग्रुप के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बन रहा है। दिस इज ए कायरल। सेकेंड आपके पास दिस कार्बन इज कायरल बिकॉज एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ये पूरा एल्डिहाइड और बाकी पूरे में ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाए। सो दिस इज कायरल। थर्ड कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड इसने इस पूरे ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, यस। सेकेंड बॉन्ड यहाँ पे इस पूरे ग्रुप के साथ है, थर्ड बॉन्ड इज विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड फोर्थ बॉन्ड विद हाइड्रोजन। सो दिस इज कायरल। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी ना लास्ट लेक्चर में। उसके बाद आपके पास कार्बन नंबर 4 है, इस पे भी यही है OH H, थर्ड बॉन्ड इस पूरे ग्रुप के साथ है एंड फोर्थ वन विद दिस, और ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। सो ये भी आपके पास कायरल कार्बन है। इसी तरह से फिफ्थ कार्बन एटम इज आल्सो कायरल कार्बन। सो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स को आइडेंटिफाई करो तो ये आपके पास कितने हैं? 4, और आपके पास इसमें टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं? 16। ठीक है, 16। दूसरी तरफ आपके पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ये कार्बन एटम तो कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, यानी वो जो 4 कार्बन एटम जो हमने ऊपर देखे थे वो कायरल थे और यहाँ पे भी कायरल है। 6 कार्बन एटम को आप देखो तो आप इसे कायरल नहीं कहोगे बिकॉज यहाँ पे भी इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऊपर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, दिस इज ए कायरल सेंटर। बट रिंग क्लोजर की वजह से जो हमारी फर्स्ट कार्बन एटम थी प्रीवियसली जो ए कायरल थी, अब वो कायरल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है,
यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, इस केस में आपका जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो इस केस में जो आपकी फर्स्ट कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम ने यहाँ पे एडिशन कर दी है। इस केस में आपके पास मजीद एक कायरल सेंटर आ गया है। इसका मतलब है अगर एक कायरल सेंटर और आ गया तो आपके पास मजीद 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, और ये जो आइसोमर्स आप बनेंगे आप इनको कहोगे दिस इज एनोमर्स। इस कार्बन एटम को, फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे कंपेयर करें इसके साथ। प्रीवियसली इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था ऑक्सीजन के साथ, ये एक आ रही। रिंग क्लोजर के बाद ये एक बॉन्ड इसने ब्रेक किया, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक करेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, तभी यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसके साथ लिंक करना है ना। तो बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से आप देखें, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इट मींस कि अब ये कायरल बन गई है। पहले ये कायरल थी, लेकिन बॉन्ड ब्रेकेज के बाद और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये कायरल बन गई। अगर ये कार्बन एटम कायरल बन गई है तो इसका मतलब है इसकी वजह से भी 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, और जो 2 आइसोमर इस कार्बन एटम की वजह से बनेंगे उसे एनोमर्स कहेंगे, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। मैं सिर्फ इसको कंपेयर करें, ठीक है। इस कार्बन एटम को हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। कौन सी कार्बन? अगर एनोमेरिक कार्बन की आप बात करो, the carbon atom which is derived from the carbonyl functional group after the conversion of linear structure to cyclic structure, यानी ये कार्बन एटम प्रीवियसली कार्बोनाइल कार्बन थी, लेकिन लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद इस कार्बन एटम में कायरलिटी आ गई। सो इस कार्बन एटम को आप क्या कहोगे? दिस इज एनोमेरिक कार्बन, and 2 stereoisomers which are produced by this chiral carbon, these are called as एनोमर्स। और इन स्टीरियो आइसोमर्स को बाकी स्टीरियो आइसोमर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए हम उन्हें डी या एल नहीं कहते, अल्फा या बीटा कहते हैं। यानी अल्फा और बीटा की जब भी आपने बात करनी है तो आपने सिर्फ इस कार्बन के अराउंड ग्रुप्स को देखना है, बाकी कार्बन्स को नहीं देखना, बिकॉज ये अल्फा एंड बीटा किस वजह से बने? रिंग क्लोजर की वजह से। और रिंग क्लोजर में कौन सी कार्बन इन्वॉल्व थी? कार्बन 1। इसके अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो। समझ आई या नहीं? एक मिनट, मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपके पास ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर था, साइक्लिक स्ट्रक्चर था। लीनियर स्ट्रक्चर में 4 कायरल सेंटर्स थे, लेकिन जब आपकी रिंग क्लोजर हुई, रिंग क्लोजर में कार्बन नंबर 1 एंड दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप दे वर एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। रिंग क्लोजर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आफ्टर द रिंग क्लोजर आपके पास ये जो कार्बन एटम थी, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये एक आयरन, लेकिन रिंग फॉर्मेशन के लिए उसे ये एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसे हाइड्रोजन को अकोमोडेट करना पड़ा, विच मीन्स कि रिंग को फैसिलिटेट करने के लिए या साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक्चुअली ये अपने ग्रुप्स को चेंज कर रही है। और ग्रुप्स के चेंज होने की वजह से अगर हम इस स्ट्रक्चर को या इस कार्बन को ऑब्जर्व करें तो इसके चारों तरफ अटैच एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। इट मीन्स कि इसमें कायरलिटी आ रही है। रिंग क्लोजर की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो न्यू बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से ये कार्बन एटम एक कायरल से कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गई है। नाउ दिस कायरल कार्बन विल प्रोड्यूस द 2 आइसोमर्स, और इनको बाकी सारे आइसोमर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज बाकी जो हम बात करते हैं डी एंड एल फॉर्म, वो हम किसी भी कायरल कार्बन से अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन की बात करते हैं ना, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन एटम के अराउंड हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि these epimers are actually enantiomers are actually एनोमर्स, ठीक है। और इनको आप अल्फा या बीटा एनोमर्स बोलते हैं। अब जी मैं ये तो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, तो इसमें हम बाय डेफिनेशन एपिमर भी कह सकते हैं, एनैंटियोमर्स कह सकते हो। मैम एपिमर भी तो है कि एक कायरल कार्बन से डिफरेंट हो रहा है, वो कायरल कार्बन एनोमेरिक नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो बता रही हूँ कि जो एपिमर्स और एनैंटियोमर्स वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हम उसको अप्लाई करते हैं बाकी सब कार्बन एटम्स के ऊपर, लेकिन अगर हमारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन एटम के ऊपर लिमिटेड है तो तब हम उन्हें एनोमर्स भी कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो अल्फा स्ट्रक्चर में हमेशा इस कार्बोनाइल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है ये डाउनवर्ड होता है, और बीटा पोजीशन में आपके पास जो OH ग्रुप है ये अपवर्ड पोजीशन के ऊपर होता है। तो इस तरह से इसकी पोजीशन को भी हम जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं फॉर द स्पेसिफिक
अब आप लोगों को समझ आई कि हम लोग जब अल्फा डी ग्लूकोज लिखेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करना है या ध्यान रखना है, बाकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसी तरह से अगर बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो सिर्फ इसी एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसको हमने अपवर्ड ले जाना है। सो एनोमेरिक कार्बन क्या है, इसको अच्छे से देखिएगा। ये वो कार्बन एटम है जो कि कार्बोनाइल कार्बन से ड्राइव हुई है और रिंग क्लोजर के बाद इसमें कायरलिटी आ गई है और ये दो आइसोमर्स प्रोड्यूस करती है। इन आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहते हैं एंड दीज आर अल्फा एंड बीटा। एनोमर्स का वो हमने लीनियर में हम स्पेसिफिक कर रहे थे, जबकि जो एनोमर है वो साइक्लिक है। बिल्कुल बिल्कुल साइक्लिक की वजह से आपके पास जो है ये प्रोसेस होगा ही तब जब शुगर साइक्लिक फॉर्म में आएगी। अगर लीनियर फॉर्म में है तो उस केस में ये फिनोमेना नहीं है। दिस इज स्पेसिफिक टू द शुगर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, ये बस लास्ट है। मैंने आप लोगों को एक चीज बतानी है, उसके बाद हम रिड्यूसिंग शुगर और शुगर मॉडिफिकेशन की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी वैसे टाइम है। ओके, व्हाट इज म्यूटारोटेशन? जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही आप लोगों को कहा था कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। So there is a specific equilibrium between linear and cyclic form. Like आपका जो ग्लूकोज है किसी सेल में पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, लाइक आप एनिमल सेल की बात करते हो, प्लांट सेल की बात करते हो, बैक्टीरियल सेल की बात करते हो, उसके अंदर आपको ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में भी मिलेगी, साइक्लिक फॉर्म में भी मिलेगी। और साइक्लिक फॉर्म में बिकॉज आप उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है वो रोटेट कर सकती है अपने ग्रुप को, यानी अल्फा डी ग्लूकोज की भी एक खास परसेंटेज होगी, बीटा डी ग्लूकोज की भी एक खास परसेंटेज होगी और ये परसेंटेज जो है ये वेरी करती है सेल टू सेल या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द म्यूटारोटेशन। रोटेशन मींस कि आपके यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन एटम्स हैं, लाइक आपके पास एक लीनियर स्ट्रक्चर के पास पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई और साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपने इन ग्रुप्स की पोजीशन को रोटेट कर सकते हैं। तो इस रोटेशन की वजह से आपके इस ग्लूकोज की जो पायरल और स्लिप है वो कुछ क्वांटिटी में अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होगी और बाकी क्वांटिटी उसकी बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। एंड वी ऑल नो कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक खास कंसंट्रेशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जो म्यूटारोटेशन का प्रोसेस है ये भी इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। लाइक देयर इज अ स्पेसिफिक सेल जिसमें हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज 36% में चल रही है। तो जब तक लीनियर ग्लूकोज 36% अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस नहीं बनाएगी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। इसी तरह से आपकी जितनी ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट है उसमें 64% अगर बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस की फॉर्म में प्रेजेंट है इस परसेंटेज को भी ये सेल मेंटेन करेगी। यानी ये रोटेशन या ये कन्वर्जन तब तक होती रहेगी जब तक आपकी ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी मेंटेन ना हो। अगर ये डिस्टर्ब हुई तो आपका जो प्रोसेस है रोटेशन का वो दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा। लाइक अगर ये 60 है तो ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा 40% होगा वो यहाँ पे बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जब तक ये 36 और 64 का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा ये रोटेशन जो है ये कंटीन्यूअस रहेगा। ये सेल टू सेल वेरी करता है। आपके अगर आप प्लांट सेल की बात करो उनके वो वाले जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि सेल वॉल की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है वहां पे बीटा फॉर्म में शुगर ज्यादा चाहिए ना, सेल वॉल आपके पास बीटा 1 और ग्लाइकोसिलेट तो उस केस में आपके पास बीटा डी परसेंटेज ज्यादा होगी। वो स्पेसिफिक सेल्स अगर आप एनिमल सेल्स में लिवर सेल्स की बात करते हो जहां पे ग्लाइकोजेन प्रेजेंट है और ग्लाइकोजेन में आपके पास ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है जहां पे अल्फा 1 और ग्लाइकोसिलेट फॉर्म है तो वहां पे परसेंटेज हो सकता है अल्फा फॉर्म में ज्यादा। तो ये सेल टू सेल या फिर फंक्शन टू फंक्शन वेरी करती है कि अल्फा ज्यादा होगी या बीटा फॉर्म ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? ये म्यूटारोटेशन किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर शुगर या तो सिंपली लीनियर फॉर्म में है या फिर वो साइक्लिक फॉर्म में है तो सारी की सारी अल्फा फॉर्म में पड़ी हुई है। ये तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक परसेंटेज। लीनियर भी होती है, साइक्लिक भी होती है और साइक्लिक में अल्फा भी है और बीटा भी है। अब ये पायरानोस का पता चल गया ना कि इस ग्लूकोपायरानोस भी कहा जा रहा है। तो आप थोड़ी नोमेनक्लेचर को भी समझें कि आपने जब भी किसी मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर लिखना है अगर वो साइक्लिक फॉर्म में है तो पहले आपने उसकी अल्फा या बीटा एनोमेरिक फॉर्म बतानी होती है। एनोमेरिक फॉर्म के बाद आपने उसकी स्टीरियो आइसोमेरिक
डी आयन के लिए हम इस CH2OH ग्रुप को यूज करेंगे। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ शुगर, ये ग्लूको है, फ्रुक्टो है या फिर ग्लैक्टो शुगर है, ठीक है। और एंड आपने ये कहां पे करना है, रिंग पे, कि वो किस किस्म के रिंग बना रहा है। ग्लूकोपाइरानोज मींस कि यहाँ पे ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पाइरानोज रिंग बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स को अगर आप देखोगे तो आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के जो नेम्स हैं वो भी साथ साथ पता चलते जाएंगे कि इस बुक में ये इसको ग्लूकोज को इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। अल्फा किस चीज को बता रहा है, डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइरानोज जो है वो किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोनोसैकेराइड्स की जो दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं इनको क्लियर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू वर्किंग ऑलिगोसैकेराइड्स।